Good evening. Assalamu alaikum ji. Today is the 26th of January 2025. So, तो आज हम केस आपको शेयर करते हैं। तो आज आपको जो केस शेयर किया था उसके पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोसीजर होगा वो इस तरह होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज में होगा, यानी आपकी उसको जो इंग्लिश टू ट्रांसलेट पेशेंट वर्जन क्या होगा, पेशेंट क्या कहता है, तो ये इस तरह होगा प्लीज। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा मिस्टर सुबान, आप जरा केस को पढ़ेंगे प्लीज, जरा इस केस को स्क्रीन पे सामने ले आए केस जरा। मैं खुद शेयर कर सकता ये शेयर कर दे प्लीज। हूँ। शो हो रहा हाँ, शो नहीं हो रहा। है? एक चलिए। सेकेंड। अब शो हुआ। जी अब शो हो रहा है जी प्लीज। अच्छा। अच्छा, पेशेंट का नाम एबीसी। एज उसकी है 61 ईयर्स ऑफ मेल है। पेशेंट कह रहे अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ माइन अराउंड 2000 और 2001। कह रहे मेरी एक छोटी सी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है 2000 या 2001 के बारे में। 2001 के अराउंड। माई फ्रेंड अ लेक्चरर वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन समथिंग। मेरा एक दोस्त था जो लेक्चर दे रहा था। अब वो किसी चीज़ पे लेक्चर दे रहा था। इन 10 minutes आई सॉ हिम डाई ड्यू टू अ हार्ट अटैक। आई थॉट आई वॉज अबाउट टू फॉल आफ्टर वॉचिंग हिम। और 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने उसको हार्ट अटैक की वजह से मरते देखा है। और मुझे लग रहा था कि भाई मैं भी उसको देखते देखते मैं भी गिर जाऊंगा। आफ्टर दैट आई वेंट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, द वन मोस्ट नियर मी। अब यहाँ से आगे वो कह रहा है कि इसके बाद जो ये सारा मैंने सिनेरियो देखा, ये इंसिडेंट होने के बाद मैं कार्डियोलॉजिस्ट या जो कार्डियोलॉजिस्ट या इसको कहते हैं दिल के जो अस्पताल होता है उसके पास, उसमें गया जो सबसे ज्यादा मेरे करीब था, उसमें मैं गया। अब यहाँ से मेन स्टोरी डेवलप्स फ्रॉम हियर। दे टुक ईसीजीज एंड दे हैड मी इन अ डिलेमा दैट दे गेव मी सम मेडिसिन एंड सेड दैट आई इफ द मेडिसिन डिडंट वर्क दे डू दिस एंड दैट। अब यहाँ से कोई मेन स्टोरी डेवलप होती है। पेशेंट का नैरेटिव था कि यहाँ से मेन स्टोरी डेवलप होती है। उन्होंने मेरे ईसीजी की, और उन्होंने मुझे इस डिलेमा में रखा, इस स्पाइरल या इस कंफ्यूजन में रखा कि ना उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे साथ क्या वबा है या मेरी क्या मर्ज है। They gave me some medicine and said that if the medicine didn't work, they'd do this and that. अब उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी और कहा कि अगर ये मेडिसिन ना काम की तो मैं ये करूँगा और मैं ये वो करूँगा। ये पेशेंट का नैरेटिव है। I was already very afraid due to the earlier incident with my friend. और मैं इसी वजह और मैं पहले ही इतना परेशान था जो मेरे दोस्त के साथ पहले हुआ है ये इंसिडेंट। तो उससे मैं पहले ही इतना परेशान था। Neither the doctors nor anyone properly informed me what the issue was with me. ना तो डॉक्टर्स ने, ना तो किसी और स्टाफ ने मुझे प्रॉपरली इन्फॉर्म किया कि भाई मेरे साथ इशू क्या है। They just mumbled something and put me in a spiral which I constantly thought about. और वो मतलब कुछ बोले जा रहे थे कि भाई तुम्हारे साथ ये इशू है, तुम्हारे साथ वो इशू है, और उन्होंने एक वो मुझे लूप में रखा हुआ था, कंफ्यूजन में रखा हुआ था। ना वो मुझे ये बता रहे थे कि मेरे साथ वबा, मेरी वबा क्या है, मेरे साथ मर्ज क्या है मेरा। और इसकी वजह से मैं बार बार इस बारे में सोच रहा था। I checked with multiple doctors in Islamabad. They said you have no issues, but I had anxiety attacks, that something was wrong with me, and again I checked with multiple doctors. अब मैंने इस्लामाबाद में भी काफी डॉक्टर्स को चेक करवाया है, और उन्होंने सारे यही कह रहे हैं कि आपके साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मुझे एंजाइटी अटैक्स होते हैं, तो इस वजह से कि भाई मुझे कोई मेरे साथ कोई मसला है, मेरे दिल में कोई मसला है, तो मैं फिर भी लोग मल्टीपल डॉक्टर से चेक करवा चुका हूँ दोबारा। ये मेरी एक स्मॉल हिस्ट्री है पास्ट की। अब now with age my memory is fading, or say that my mental weakness is also ongoing. अब मैं एज के साथ बुढ़ापे के साथ मेरी यादाश्त जो है वो कमजोर होती जा रही है, और मेंटल वीकनेस भी आती जा रही है। नाउ आई थिंक दैट देर इज लेस ब्लड फ्लो इन द पार्ट ऑफ माई ब्रेन दैट कंट्रोल्स माई परफॉर्मेंस। यहाँ पे पेशेंट कहता है कि मुझे लगता है कि भाई जो मेरा प्रोसेसिंग ब्रेन का वो पार्ट जो मेरी परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है, मुझे इस तरह लगता है। और वहाँ वो स्टेगनेंट हो जाता है। इस वजह से मैं परफॉर्मेंस अपनी पूरी नहीं दे सकता। आई ट्राई टू फोकस बट इट टेक
इट टेक्स टाइम टू प्रॉपरली फोकस। अब वो पेशेंट कह रहा है कि मैं फोकस करना चाहता हूँ लेकिन मैं एकदम से फोकस नहीं कर पाता, मुझे टाइम लगता है प्रॉपरली फोकस करने में। मतलब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मुझे टाइम लगता है कि उस चीज़ को मैं जज कर पाऊँ। एट फर्स्ट इट वाजंट लाइक दैट बिफोर। अब इससे पहले मैं ऐसा इस तरह नहीं होता था, मैं फौरन किसी चीज़ पे फोकस करना या कोई काम करना मैं फौरन कर लेता था, लेकिन अब मुझे टाइम लग रहा है। देयर इज लेथार्जी। मुझे मतलब मेरे अंदर स्लोपन है। आई डू नॉट हैव इनफ करेज, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एट फर्स्ट आई कुड डू ऑल द टास्क आई कुड विदाउट एनी ट्रबल और टायर्डनेस। इससे पहले ये होता था कि भाई मैं कोई भी काम करना चाहूँ तो मैं फौरन कर सकता था, मेरे अंदर थकन नहीं आती थी, मैं फौरन कर लेता था। बट नाउ आई ट्राई टू अवॉइड एनी टास्क एज मच एज आई कैन। अब मेरे साथ ये होता है कि मैं काम करने से भागता हूँ, मैं काम करने से कतराता हूँ। या ऐसा होता है कि भाई मैं काम करने से दूर जाता, मेरा दिल नहीं करता मैं काम करूँ। इफ माई स्लीप इज लेस देन 5 आवर्स दैट्स अनदर हैसल। और अगर ये हो कि भाई मेरी जो सोना है मैंने वो 5 घंटे से कम है, तो वो एक अलग मसला है। इफ आई गो अराउंड आउटसाइड माई हाउस आई गेट टायर्ड वेरी इजली। और या तो मैं घर के बाहर या किसी काम से मैं घर के बाहर जाके चक्कर लगा लूँ या किसी काम से बाहर चक्कर लगा लूँ तो वो मैं उसमें बहुत जल्दी थक जाता हूँ। In a year or two, I saw a fast decrease in my health, although it shouldn't have been like that. और ये 2 साल या साल के अंदर मैंने अपनी हेल्थ जो है अपनी हेल्थ डिग्रेड होती देखी है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए था, बहुत जल्दी डिग्रेड हुई है। Last year in Ramadan Sharif, I tested my sugar level, which was very high, around 300 ish. ये पेशेंट ने जो अपने अल्फाज बोले हैं ये वो हैं, ने उसके अपने वर्ड्स हैं। एनीवेज आई कंट्रोल्ड इट अलॉट। अब लास्ट ईयर रमजान शरीफ में मैंने अपना शुगर का टेस्ट किया था जो बहुत ज़्यादा था, अराउंड 300 समथिंग। एनीवेज आई कंट्रोल्ड इट अलॉट। मैंने कोशिश की कि भाई मैं कंट्रोल करूँ इसको, मैंने खुद ही काफ़ी चीज़ें से अवॉइड की हैं। तो मीठापन जिस तरह होता है उससे अवॉइड किया तो मैंने कंट्रोल कर लिया। आई स्टडीड माई बॉडी एंड डिडंट डू मैनी टेस्ट अगेन रिगार्डिंग द शुगर लेवल। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी के बारे में खुद स्टडी किया है। और टेस्ट के रिगार्डिंग शुगर लेवल के रिगार्डिंग तो मैंने वो टेस्ट इतने नहीं किए। बट व्हेन आई फेल्ट लाइक नीडिंग एनीथिंग स्वीट आई एट सम एंड व्हेन आई डिडंट आई अवॉइडेड इट। इसका ये मतलब है कि भाई पेशेंट कह रहा था कि जब मतलब मैंने टेस्ट तो नहीं किए थे शुगर लेवल के, लेकिन जब अपनी मैं बॉडी स्टडी कर रहा था, लेकिन इस तरह के जब मुझे पता चलता था कि यार मेरी शुगर लेवल लो और ये मतलब मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो मैं कुछ खा लेता था मीठा। और जब मुझे लग रहा था कि भाई मेरी शुगर लेवल ज़्यादा हो रही है तो मैं उस इन चीज़ों को अवॉइड करता था। नाउ एट द एंड्स ऑफ द बॉडी, लाइक माई हैंड्स एंड द लेग्स। अब मेरी बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स जो होते हैं, लाइक हैंड्स हो गए, बाजू वगैरह एंड लेग्स जो होती हैं, आई फील लाइक देर इजंट मच ब्लड सर्कुलेशन इन इट। इसी तरह जिस तरह उसने सर के बारे में बोला था कि भाई वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, अब वो ये कह रहा है पेशेंट कि भाई जिस तरह मेरे एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये लेग्स वगैरह या हैंड्स वगैरह, तो वो उस कह रहा है कि मेरे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है, इस तरह लग रहा है मुझे। फिर वो पेशेंट कहता है माई हिप व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई कैन नॉट पुट वेट ऑन इट। जो मेरी हिप है, मुझे इस तरह लगता है जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं उस पर वजन नहीं डाल सकता या वो हल्का हल्का दर्द करती है। इट डजेंट हर्ट एज मच बट एज आई वॉक इट अराउंड इट गोज फाइन। मतलब इस तरह वो पेशेंट ये कहना चाह रहा था कि मुझे दर्द तो उतना नहीं होता, मतलब लाइक जितना एक्सट्रीम दर्द होना चाहिए उस तरह नहीं होता, जो एक मजे का दर्द होता है वो नहीं दर्द हो रहा। लेकिन ये है कि जब मैं वॉक करूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा सा आगे पीछे चलूँ तो वो ठीक हो जाता है। एंड द मसल्स इन माई लेग्स आर नम ड्यू टू सिटिंग फॉर लॉन्ग इंटरवल्स। अब वो जो कह रहा है मेरी थाइज वाले जो मसल्स हैं, क्योंकि मैं बैठ के काम करता रहता हूँ ज़्यादा, तो वो नम हो जाते हैं। और ये एक हिंट है वीकनेस की जो मुझे लग रहा है। पेशेंट का नैरेटिव था, वो कह रहा था, वो सोच रहा था इस बारे में कि भाई जो मसल्स हैं बैठने की वजह से वो मतलब नम हो जाते हैं, तो ये शायद हिंट है वीकनेस की, एक अलामत है वीकनेस की, कमजोरी की। देर इज ऑल्सो दिस स्किन इशू। अब वो डॉक्टर को दिखा रहा था। अब पेशेंट जो है वो दरमियान में मतलब सडनली टॉपिक चेंज कर देता, वो मतलब एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा था, एक बात करता है फिर वो दूसरी किसी और बात बारे में बात करता है, फिर वो किसी और तीसरे बारे में बात करता है जो पिछले से लिंक नहीं होती। तो अब वो पहले हिप के बारे में जिस तरह बात कर रहा था, उससे पहले हैंड्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब ये देखें इसमें मतलब पता चल रहा है कि पेशेंट जो है वो मतलब एक सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा कि भाई मेरे से ये मसले हैं, वो मतलब एक बारे में बात करता है फिर एकदम से किसी और बारे में बात करता है। इसी तरह वो एकदम से स्किन्स पे आ गया कि मेरे से ये स्किन का इशू है। अब वो डॉक्टर को दिखा रहा था कि भाई मेरे ये स्किन में इशू है ऑन द हैंड्स, इफ यू हैव एनी ऑइंटमेंट फॉर इट। अब वो डॉक्टर को कह रहा था कि भाई मेरे से ये स्किन का इशू है, अगर आपके पास कोई मेडिसिन है या कोई
ऑइंटमेंट है, तो वो आप मुझे दे दें तो मेरे स्किन का इशू भी मसला हो जाएगा। अब वो इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, समटाइम इट पील्स अवे, sometimes it get better. This is something that is also going on in daily life, but I didn't give much thought to it. अब वो अब स्किन के बारे में कह रहा था कि कभी कभार ये मतलब उतरनी शुरू हो जाती है और कभी कभार खुद ही बेहतर हो जाती है, और ये तो मेरी डेली लाइफ में होता आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको मतलब इतनी सोच नहीं दी, इतने बारे में सोचा नहीं है। माई आइज ड्राई अलॉट। अब यहाँ पे अगेन वही जो मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था कि पेशेंट एकदम से मतलब टॉपिक चेंज कर लेता है। माई आइज ड्राई अलॉट, अब वो आइज पे आ गए। मेरी आंखें सूखती हैं वो जल्दी, मतलब ज़्यादा सूखती हैं काफ़ी। आई कैनॉट गिव मच कंसंट्रेशन ऑन एनी थिंग लाइक ड्राइविंग, आई कैनॉट डू इट comfortably. In like an hour or two I get tired. I can manage by focusing a lot and forcing myself to see things better, but I'm done after 2 hours. अब वो कह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता, लाइक इस तरह। अब वो कह रहे हैं जिस तरह उसने एग्जांपल दी ड्राइविंग की, मतलब मैं ज़्यादा कंफर्टेबली 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा या 2 घंटे से ज़्यादा मैं ड्राइव नहीं कर सकता, और मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। और उसको काउंटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मैं अपने आप को, अब यहाँ पे पेशेंट जो है वो मतलब जेस्चर कर रहा है डॉक्टर के सामने कि मैं मतलब हैंडल या जो भी है आपका स्टेयरिंग व्हील वो पकड़ के मैं प्रॉपर फोकस करता हूँ, तब मैं फोकस कर पाता हूँ। उसके अलावा मतलब मुझसे कंसंट्रेशन फिर भी नहीं दे सकता इसको प्रॉपरली, ऑफ फोर्सिंग माई सेल्फ टू सी थिंग्स बेटर। लेकिन ये है कि मैं 2 घंटे के बाद मेरी बस हो जाती है, मैं थक जाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। यहाँ पे डॉक्टर पूछते हैं अच्छा आपके साथ ये सारे इश्यू चल रहे हैं, तो आप कोई नेगेटिव थॉट मतलब इसके बारे में होती है आपके बारे में, या इस कोई एप्रीहेंशन होती है या कोई सोच आती है इस बारे में? तो पेशेंट का आगे है जवाब, वेल समटाइम्स आई फियर थिंकिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे पेशेंट कहता है कि भाई मैं डरता हूँ कि यार कल को क्या होगा, मतलब मेरे बारे में तो उसने नहीं ऐसा सच बोला, लेकिन वो कह रहा है कि कल को क्या होगा, मेरे मतलब आगे क्या होगा। आई एम अ सिंपल मैन, आई ट्राई टू लिव बाय रिलीजन एंड नॉट केयर फॉर एनी पर्सन। मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मतलब मैं अपने रिलीजन के बारे में, अपने बिलीव्स के साथ चलता हूँ, और मैं किसी पर्सन की सोच या किसी आदमी या किसी भी शख्स की सोच के बारे में परवाह नहीं करता। आई थिंक नाउ डेज पीपल टेंड टू मूव विद ट्रेंड्स सेट इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादातर लोग चल रहे हैं वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब जो दुनियावी ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर उसी को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। I do have anger issues, but I cannot do much about it because if I get angry a lot, my health degrades. अब मुझे एंगर इश्यूज भी हैं, मतलब मुझे रेज आता है काफ़ी, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं एंग्री होऊंगा या मुझे गुस्सा आएगा काफ़ी, तो मेरी अपनी हेल्थ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। My thought always revolve around whether he said something or my family did something like that shouldn't be done. आगे पेशेंट कहता है कि मेरी सोचें मेरे जहन में चल रही होती हैं वो यही होती हैं कि यार उसने कुछ बोला था, या मेरी फैमिली या मेरे बच्चों ने कुछ किया ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, या उन्होंने ऐसी कोई बात की है जो नहीं होनी चाहिए, तो मेरे जहन में यही सोचें चलती रहती हैं। और समवन सेड समथिंग अबाउट मी और माई फैमिली, या किसी ने मेरे बारे में या कि मेरी फैमिली के बारे में कोई ऐसी बात की है जो नहीं कहनी चाहिए थी। वेल आई कैंट गेट दीज थॉट्स आउट ऑफ माई हेड। और मैं ये सोचे जो है अपने मतलब दिमाग से, अपने ब्रेन से नहीं निकाल सकता, मतलब यही सोचे चलती रहती है रिपीटेडली। देन आई से टू लीव इट एज इट इज एंड इट विल बी सॉर्टेड ऑन इट्स ओन। अब मैं कहता हूँ कि यार छोड़ो परे, मतलब आप जो है इसको ऐसे ही रहने दो, खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा, मतलब मैं इसके बारे में इतना नहीं कर सकता, क्योंकि सोचे चलती रहती है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ कि चलो जो होता रहे, जैसा होता रहे, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। I cannot control my rage. Even while teaching, I don't get angry very easily. But if I do, I burst out. यहाँ पे पेशेंट कहता है कि मैं अपना जो गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब मुझे उस पर कंट्रोल कोई भी नहीं है। इवन वाइल टीचिंग, वो जो पेशेंट है वो टीचिंग करता है, तो वो कह रहा है कि भाई मैं टीचिंग कराते हुए भी अगर बच्चा जो है कोई मतलब ऐसी बात करे, अव्वल तो मैं इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता, लेकिन अगर मैं हो जाऊं गुस्सा तो मैं भड़क उठता हूँ, मतलब एकदम से एक्सट्रीम एंड पे चला जाता हूँ, इवन एट होम एज वेल। यहाँ पे पेशेंट कहता है कि भाई ये खाली टीचिंग के वक्त नहीं है, मतलब घर में भी यही हालात होते हैं कि भाई मुझे एकदम से गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे आता है। When angry, I scream at someone, and if the other reacts to it, I burst out. अब यहाँ पे पेशेंट कहता है कि जब मैं गुस्से में होता हूँ और या तो मैं चिल्लाता हूँ किसी पे,
और अगर अगला बंदा जो है उसके उससे रिएक्ट करे, उससे आगे कोई जवाब दे जब मैं गुस्से में हूँ, तो मैं और ज्यादा भड़क उठता हूँ, मैं और ज्यादा गुस्से में आ जाता हूँ, या मैं और ज्यादा चिल्लाने शुरू हो जाता हूँ। एंड इफ समवन एक्सक्यूजेज हिमसेल्फ व्हाइल आई एम एंग्री आई बिकम नॉर्मल। और अगर ये हो कि रिएक्ट करने की जगह वो अगला बंदा जो है, या कोई बच्चा है जिस तरह वो टीचिंग करते हुए स्टूडेंट्स है, या अगर स्टूडेंट जो है एक्सक्यूज कर ले, तो जब ये पेशेंट जो है गुस्से में हो, तो मैं एकदम से नॉर्मल हो जाता हूँ, वो पेशेंट जो है वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, और उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। आई ट्राई टू से द राइट थिंग्स। यहाँ पे पेशेंट बार बार जिक्र कर रहा था कि भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सही बात करूँ, मैं गलत बात ना करूँ, क्योंकि जब वो गुस्सा करता है तो वो कहता है कि भाई मैं एटलीस्ट मैं सही पे हूँ, ताकि जो मैं गुस्सा है वो मेरा जस्टिफाई कर सके। अब यहाँ पे डॉक्टर कहता है, यू सेड समथिंग अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 2001, जो अर्लियर इंसिडेंट था उसके दोस्त का, लेक्चरर का, जो हार्ट अटैक की वजह से फोत हो गया था। प्लीज एक्सप्लेन इफ यू हैव एनी थॉट्स अबाउट इट नाउ, डू यू नेगेटिवली अप्रीहेंड थिंग्स और हैव एनी फियर इन योर डेली लाइफ। डॉक्टर कह रहा है कि जो आपके साथ 2001 में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में आप बताएं, आपकी कोई सोच आती है, या आपके बारे में उसमें सोचते हैं, या कोई फियर आता है, और कोई इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आती हैं, या आपकी डेली लाइफ की रूटीन है उसमें कोई डर वगैरह, या उसकी क्या रूटीन है इस मामले के बाद। पेशेंट, you said something about patient, the incident had many adverse effects on me and my daily life। अ, यहाँ पे पेशेंट कहता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था 2001 में मेरे दोस्त का, उसका मेरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट था। मुझे सबसे ज्यादा इश्यूज उसी के बाद हुए। और मतलब यही कह रहा चाह रहा, आई डू गेट सिंपल एंजाइटी अटैक्स फ्रॉम इट। पेशेंट के अपने वर्ड से सिंपल एंजाइटी अटैक, तो पेशेंट कह रहा था कि भाई मुझे सिंपल एंजाइटी अटैक्स होते हैं from उस पे, उसकी वजह से। एंड बट इफ समवन लिसन्स टू मी एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज आई एम एट द मोमेंट, आई गेट रिलैक्स्ड वेरी क्विकली। पेशेंट यहाँ पे कहता है कि जब मैं गुस्से में होता हूँ, तो मेरे साथ जो भी अगला बंदा है सुनने के लिए हो, जो भी मेरे सामने बैठा है, या जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, या जिस पे मैं गुस्सा हो रहा हूँ, अगर वो मेरे मतलब मुझे सुनता है बैठ के, मतलब मेरे बारे मेरी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सुनता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस पे मैं होता हूँ, मतलब उसी मोमेंट पे, तो मैं बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता हूँ, मतलब मुझे कुछ सुनने वाला हो तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। द the thought you were talking about is that if I said something ill-mannered or wrong to someone and he gets mad at it, I try to make it right। यहाँ पे पेशेंट जो है वो डॉक्टर की बात करना चाह रहा है कि वो डॉक्टर ने पूछा था कि आपके बारे में क्या सोच आते हैं आप इसके बारे में, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पे पेशेंट उसी बात को कह रहा है कि जो आप थॉट की बात कर रहे हैं, जैसा अब उसकी एग्जांपल दे रहा है, इफ आई सेड समथिंग इल मैनर्ड, या मैंने किसी के साथ कोई बुरी बात की है, मतलब कोई किसी को बुरा भला कहा है, या मैंने किसी का गलत किया है, या किसी ने मेरे साथ गलत किया है, और इस इसकी वजह से या तो वो नाराज हो जाता है या कोई और नाराज हो जाता है, तो मैं उसको सही करना चाहता हूँ, मैं आई ट्राई टू मेक इट राइट, आई ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, to constantly think I should have said a thing or done this to him so he wouldn't be anymore। अब वो ये पेशेंट कहता है कि भाई मैं ये सोचता रहता हूँ कि यार मैंने उस वक्त ये करना चाहिए था मुझे, या उस वक्त ये उसको मुझे कहना चाहिए था, या इस तरह डील करना चाहिए था कि भाई वो नाराज ना हो मुझसे, या वो मुझ पे जो गुस्सा हो रहा है या जिस बात पे गुस्सा हो रहा है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। दीज थॉट्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड माई हेड। और ये सोचे जो हर वक्त मेरे जहन में चलती रहती हैं, मेरे ब्रेन में यही चीजें चलती रहती है, मेरे जहन से निकलती नहीं है। डॉक्टर, ओके बट यू सेड समथिंग लाइक गोइंग अवे, प्लीज एक्सप्लेन दैट। यहाँ पे डॉक्टर कहना चाह रहा था कि आपने जो पेशेंट कहना चाह रहा था कि भाई शायद मैं मर जाऊँ, मतलब जिस आई वॉज अबाउट टू फॉल लाइक हिज फ्रेंड। तो पेशेंट डॉक्टर यही कहना चाह रहा है कि आपने इस तरह बोला था कि आप शायद मरने वाले हैं, या आप भी जाने वाले हो, तो आपने इस तरह कुछ बोला था पेशेंट को। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या चीज़ है ये। पेशेंट, वेल दैट means that the things are not in my control anymore, like how my kids act or how they dress, things like these which aren't norms anymore in today's society। इसका यही मतलब है ना कि असल में मेरे पेशेंट के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसका यही मतलब है कि यार मेरे जो चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मतलब जिस तरह मेरे बच्चे जो हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह किस क्या पहनते हैं, क्या चीजें मतलब वो खाते हैं, या इस तरह की चीजें, वो जो आजकल के नॉर्म्स नहीं है विच आर नॉट एनी मोर इन टुडेज सोसाइटी, मैं इस तरह करवाना चाहता हूँ जो
मतलब टुडेज की सोसाइटी जिस तरह वो ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, जैसा पेशेंट ने पहले बोला था, इस तरह के नॉर्म्स नहीं है, तो वो इस तरह की चीजें करना चाहते हैं, और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इस तरह करवाना नहीं चाहता। आई डोंट हैव दैट मच इन मी दैट आई कैन स्टैंड और एक्ट ऑन इट। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि भाई मैं इस पे स्टैंड ले सकूं और इस पे इन एक्शन ले सकूं इस बारे में। और दैट स्टेज लाइक अ गिल्ट इन मी, और वो एक गिल्ट की तरह मेरे जहन में ये भी बैठी रहती है बात। आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन टू इट ऑल्सो। तो यही मतलब है कि वो कह रहे हैं मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि भाई मैं इस पे स्टैंड ले सकूं, मैं इसको सही कर सकूं। पेशेंट, डॉक्टर, you said something like you will die or live after you are gone, what will happen, or life after you have gone, what will happen, please explain that। पेशेंट, डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट को कह रहे हैं कि आपने कुछ बोला था ऐसा कि क्या आप मर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट कहता है कि यू कैन से आई हैव वरी अबाउट मॉनेटरी इश्यूज, पैसों के मामले में इशू है। वेल यू कैन से आई हैव वरी अबाउट मॉनेटरी इश्यूज। तो पेशेंट कहता है कि मेरे मतलब ज्यादातर ये इशू है कि भाई पैसों के मामले में इशू है, कोई प्रॉपर्टीज के इशू है। डॉक्टर, दिस इजंट योर प्राइम एंजाइटी, वट वरीज यू इज डिफरेंट, राइट। अब डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट को जज कर रहा होता है, तो कहता है कि ये आपकी प्राइमरी एंजाइटी नहीं है, प्राइम एंजाइटी नहीं है, आपका जो मेन मसला है जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं वो कुछ और है। ये तो आपके एक साइड मतलब स्ट्रेस है जो जिसकी वजह से आप ये जो मुझे बता रहे हैं, आपके जो इश्यूज चल रहे हैं वो कुछ और है ना, सही बात है। मेरा पेशेंट, भैया मैंने कहा। Patient, well, everything has some sort of pressure, right? I want acknowledgement of the things I do। अब पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर को कहता है कि हाँ जाहिर बात है, हर काम के पीछे कोई ना कोई स्ट्रेस तो होता ही है ना। तो जो भी मैं काम करता हूँ या जिसके लिए भी मैंने काम किया, मैं उसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहता हूँ, मतलब लोग मुझे अप्रिशिएट करें कि आपने ये काम किया, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो इस बारे में। There is some stress regarding some property and monetary issues, but that isn't allowed। हाँ, वो आगे से पेशेंट इस बारे में एग्री करता है कि भाई कुछ स्ट्रेस है जो मुझे प्रॉपर्टीज और पैसों के मामले में मुझे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि भाई मेरा स्ट्रेस जो है वो पीक पे आ जाए या वो मेरा प्राइम एंजाइटी बन जाए। I am a teacher by profession। I love mathematics। I do everything with my heart। I love teaching mathematics। When I teach and express what I feel relaxed। पेशेंट यहाँ पे कहता है कि एक मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, उसका काम ही टीचिंग है। और पेशेंट कहता है आई लव मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। पेशेंट के अपने वर्ड जो थे वो ये थे कि आई लव मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स से प्यार है। आई डू एवरीथिंग विद माई हार्ट। पेशेंट कहता है कि मेरा जो मैं टीचिंग कराता हूँ या मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं उसको दिल के साथ करता हूँ, मुझे पसंद है वो काम करना। और जब मैं टीच करता हूँ या जो मेरे सोच आती है, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जब मैं वो एक्सप्रेस कर लेता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट, पेशेंट की यहाँ पे रिटायरमेंट हो गई थी, पेशेंट जो वर्ड्स में अपने कह रहा था कि मेरी रिटायरमेंट हो गई है अब। सिंस आई कैन नॉट रिलीव दैट एक्सप्रेशन और दोज इमोशंस आई गेट दीज इश्यूज। पेशेंट यहाँ पे कहता है कि अब रिटायरमेंट के बाद मैं वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो भी मतलब मेरी मैथमेटिक्स या वो टीचिंग की मोहब्बत है, वो मैं नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से मुझे इश्यूज होने शुरू हो गए। एंड नाउ आई एम एट होम, माई फ्रेंड्स डोंट हैव टाइम, ऑल्सो वेयर डू आई गो टू स्पेंड द टाइम। पेशेंट कहता है अब मैं घर पे हूँ, ना मेरे दोस्तों के पास टाइम है, और अब मैं किसके पास जाऊँ टाइम स्पेंड करने के लिए। द थिंग्स दैट हर्ट मी द मोस्ट आर द बिहेवियर ऑफ द पीपल। पेशेंट यहाँ पे कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो चीज़ बुरी लगती है वो ये है कि लोगों का बिहेवियर, लोगों का रवैया। I love that। I love those kind of people that are same inside out। पेशेंट, इसका ये मतलब है कि मुझे पेशेंट कहता है मुझे वो लोग पसंद हैं जो अंदर से भी वैसे ही हैं जिस तरह बाहर हैं, मतलब उनका डबल फेस नहीं है, जो मतलब वो मुंह पे क्या बात करते हैं या अंदर से क्या बात करते हैं, मुझे उस तरह के लोग पसंद हैं जो अंदर से भी जैसे हैं वैसे ही बाहर हैं। That kind of people, if they are saying something and is saying them what their heart feels or not some fake words। मतलब लोग जो मतलब जो उनका दिल कहता है वही बात करते हैं, ना कि कोई मुंह पे कोई और बात है और दिल में कोई और बात है। एंड इफ आई सेंस दैट अ पर्सन इजंट ट्रू टू देयर वर्ड्स और रॉन्ग मी। अब यहाँ पे पेशेंट कहता है कि यार अगला बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे लगे कि मुझे शायद फीलिंग आए ऐसी कि अगला बंदा जो है वो मतलब जो बोल रहा है, वो बात जो कर रहा है वो मतलब झूठी है, या वो मतलब कोई इसे डंडी मारना चाह रहा है, ये पेशेंट के अपने वर्ड्स हैं कि भी डंडी मारना चाह रहा है, तो मतलब वो उससे झूठ बोलना चाह रहा है,
तो आई डू नॉट लाइक टू सिट सिट विद दोज काइंड ऑफ पीपल पर्सन। पेशेंट कहता है कि मुझे लोग वो पसंद नहीं है, तो क्योंकि फिर मैं उन लोगों के साथ बैठना पसंद ही नहीं करता, मैं टाइम स्पेंड नहीं पसंद करता करना चाहता। इवन माई फादर इन लॉ इज ऑल्सो इन दिस। पेशेंट यहाँ पे अपने फादर इन लॉ का जिक्र कर रहा था, कह रहा था कि भाई मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी मतलब वो रिलेशंस मैनेज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पेशेंट मतलब अगला बंदा जो है जैसा भी हो, आपने रिलेशन मैनेज करना, आपने जिंदगी के साथ चलना है। ही मैनेजेस रिलेशन, नॉट मी, आई एम ड्रिवन बाय फीलिंग। अब पेशेंट यहाँ पे यही कहना चाह रहा था कि अब मुझे वो लोग पसंद नहीं है, मैं रिलेशन में या किसी भी मेरे साथ किसी भी बंदे के साथ रिलेशन हो, मैं उसको फीलिंग अगर है तो मैं उसके साथ चल सकता हूँ, वरना मैं नहीं चल सकता। डॉक्टर डॉक्टर पूछते हैं कि अब आप क्या करना, आपके साथ क्या होना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो। पेशेंट, आई वॉन्ट समथिंग लाइक एनर्जी और अ शील्ड सो आई कैन वर्क। पेशेंट के अपने वर्ड से शील्ड और एनर्जी। आई वॉन्ट समथिंग लाइक एनर्जी और शील्ड सो आई कैन वर्क। आई डोंट थिंक आई कैन चेंज एज मच बट मेंटल चार्ज टू वर्क, बट नीड मेंटल चार्ज टू वर्क। जैसे यहाँ पे कहता है कि अब मुझे कोई एनर्जी मिल जाए, कोई मुझे शील्ड मिल जाए कि भाई मैं काम कर सकूं। क्योंकि मैं वो रिटायरमेंट के बाद वो घर ही बैठा होता है, तो वो कहना चाह रहा है कि भाई मुझे कोई ताकत मिल जाए, थोड़ी हिम्मत मिल जाए कि भाई मैं काम कर सकूं। आई डोंट थिंक आई कैन चेंज एज मच। तो कहता है कि अब मेरी एज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भाई मैं अपना रवैया या कुछ चेंज कर सकूंगा। तो मुझे बस ये मैंने थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो ताकत चाहिए, मेंटल चार्ज चाहिए कि मैं काम कर सकूं। थैंक यू ये सुभान। केस है। थैंक यू सुभान, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ा केस को। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। आप मुझे एडमिन बना दो इसमें तरफ कर लो, ठीक है, थैंक जी। यू। जी थैंक यू टू, आपने केस को सुना। इसको मैंने इसलिए आज सुभान की ड्यूटी लगाई कि ताकि थोड़ा सा आपको डिटेल से उस केस को डिस्कस करें, ताकि मैं आपके साथ भी डिस्कशन कर सकूं। और क्योंकि केस लिखा सुभान नहीं है, और चूंकि केस काफ़ी लेंथी था, और इसलिए मैंने इसकी ड्यूटी लगाई थी। और आई एम रियली अगेन थैंक यू सुभान। तो अभी तो आपके पास वो क्रक्स भी आ गया। वो क्या हुआ इसका, ये केस बेसिकली जो अगर देखा जाए तो ये ट्रिपल पी पे भी हल होता है, लेकिन थीम पे ज्यादातर केस हल होता है, अंडरस्टैंडिंग पे हल होता है केस, ऐसे केस। तो अगर आप कोई इसमें डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज कोई बताना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आप मेडिसिन का कॉन्सेप्ट हो ना, तो बगैर सोचे समझे आप उठा के बता सकते हैं। यानी जस्ट आपने सुना है और आप बता देंगे ये रेमेडी है। मतलब इसको कोई वो जरूरी नहीं है कि इसको रेपोर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एकदम से बता सकते हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो सो आप बताइए, कोई प्लीज इस पे बता सकते हैं। जी फिर आगे चले। एनीवन एल्स? यस सर। जी वेलकम जी, प्लीज। सर मेरे को इस केस में ये लगा, सीधी बात, नो बकवास, यानी नक्स वोमिका का फील आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू जी, प्लीज स्पीक सर प्लीज। जी एनीवन एल्स? जी प्लीज। अगर इसका मैंने आपको थीम बता दिया ना, तो आप वो एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आप कि इतना इतना खूबसूरत केस को आप बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसका एक थीम है केस का, और जिसको कहते हैं क्रक्स उसको होता है। तो वो कुछ चीजों का कोई क्रक्स होता है, वो होता है। चले, आप एक और एंगल से आप देखें। क्या ये जो केस है, इस केस में कोई एक दो वर्ड्स इसके बारे में आप कहना चाहते हो, कोई ऐसा लफ्ज कहना चाहते हैं इसके? जी अच्छा। जी प्लीज। चले, थैंक यू जी आपने अच्छा इस केस को हम ना ट्रिपल पी पे भी हल करते हैं, और इसके अलावा इसको थीम पे भी हल करते हैं, उस पे भी देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अगर हम देखें तो इसका प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ पर हुआ है। तो इसने बेसिकली प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ था, इसने अपने सामने एक इंसिडेंट देखा था, और उसके सामने फौरन वो डेथ हो गई थी। वो जो सिनेरियो है, जब इसने देखा तो उसके बाद इसके प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। ये एक पहला रीडिंग है इसके अंदर।
बिल्कुल सही आपने राइटली आपने सर की है अपना। तो ये इसकी पहली रुब्रिक बनती है इसकी। तो हम उसको हम करते हैं अपना। इसकी पहली रुब्रिक को हम लेते हैं कि ये वाली रुब्रिक वाइज अगर आप केस हल करते हैं तो आपका पहला केस यहाँ से हल होगा। ये मैंने एक रुब्रिक लगाता हूँ मैं, आप देखिएगा एलिमेंट एलिमेंट फ्रॉम साइट आएगा सर पहली रुब्रिक। जी बिल्कुल, वेरी राइट सर, आपने सही पिक की है, यही रुब्रिक बनेगी इसकी। ये रुब्रिक है, बिल्कुल सही है, आपने इसको बड़ा अच्छा सर आपने लिया। तो अब देखिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ ये रुब्रिक। ये रुब्रिक है इसकी, ailment from fright accident from sight of him. Do you agree this? ऐसा यस सर। मतलब इस पे कोई देखे कितनी क्लैरिटी के साथ है कि नहीं ये। उसके सामने एक बंदा लेक्चर दे रहा था, वो 10 मिनट के अंदर उसको लेक्चर देते देते उसकी डेथ हो गई, उसने अपनी आंखों से देखा वो गिर गया था। और उसके बाद इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। और प्रॉब्लम हुआ क्या है स्टार्ट, कोई बता सकते हैं क्या स्टार्ट हुआ इसको प्रॉब्लम? इसको उसके बाद क्या हुआ, असल में प्रॉब्लम क्या हुआ? वो कहता है जी मुझे एंजाइटी अटैक हुआ। तो इसको एंजाइटी अटैक को अब क्या कहेंगे? इसको दूसरे लफ्ज में क्या कहेंगे आप? ये जो होता है ना लफ्ज एंजाइटी अटैक, तो चलें इसकी तरफ मैं आपको आता हूँ। इसके लिए जो राइट वर्ड है वो पैनिक अटैक होता है। क्या लफ्ज होता है? पैनिक अटैक स्टार्ट हो इसको। तो ये जो पैनिक अटैक स्टार्ट हुए ना, दूसरा उसको प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ है? पैनिक अटैक्स। ये देखिएगा, पैनिक अटैक एंजाइटी फियर विद, ऐसे ही है कि नहीं? एनी डाउट? क्लियर हो गया, ये बात हुई कि नहीं? अब हम आते हैं दूसरे, उसके बाद क्या होता है कि जो इसके अंदर जो इश्यूज हैं, अब आपका ये तो हो गया इसका प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। इसके अंदर मुख्तलिफ फीलिंग आती है जी, कभी ये ना हो कभी वो ना हो, एक टेंशन की इसके अंदर ना एक वो सवार है जिसको कहते हैं कि कोई इमेजिनरी। ग्रो जी प्लीज प्लीज, जी सर प्लीज। सर फियर ऑफ इमेजिनरी डिजीज। हाँ, बल्कि इसी को आ सकते हैं, फियर भी है, एंजाइटी भी है, फियर भी है, लेकिन इमेजिनरी डिजीज की जगह अगर राइट वर्ड यूज करें ना, अगर आप एक वर्ड होता है मैं आपको ले आता हूँ उसके लिए, जो राइट जो है वो क्या है, रुब्रिक आपको बताता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा उस रुब्रिक का मीनिंग भी मैं समझाता हूँ क्या मीनिंग होगा इसका। इसके अंदर एक रुब्रिक है, जस्ट आपको ले आता हूँ। ये रुब्रिक आप देखेंगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी इसकी कि इतनी मजे की रुब्रिक है और बिल्कुल टैली करती है इसके साथ। एंजाइटी ड्रेड विद फीलिंग ऑफ, एंजाइटी ड्रेड विद फीलिंग ऑफ। अब अगर इसका मतलब क्या होता है, एंजाइटी ड्रेड विद फीलिंग ऑफ, इसका मतलब होता है कि पहली बात है व्हाट इज मीन ड्रेड, यानी एक इंटेंस फियर एसोसिएटेड विद इमेजिन और एक्सपेक्टेड डेंजर। यानी ड्रेड का मतलब होता है, ड्रेड बिहेवियर है, इमोशनल टोन होती है कंपेयर टू जनरल फियर, यानी ऐसी आपकी टोन है जो जनरल फियर की तरफ होती है। तो एंजाइटी ड्रेड विद फीलिंग ऑफ, यानी कि आप अगर आप इसको करेंगे एज ए, यानी ये पेशेंट होता है कि आपको एक्सपीरियंस कर रहा है, वरी होता है, मिक्स्ड सेंस ऑफ ड्रेड्स होता है, मुख्तलिफ किस्म का होता है, लाइक समथिंग बैड इज गोइंग हैपन, नहीं कि उसके पास कोई क्लियर रीजन नजर नहीं आती। ये इसका क्लैरिटी के साथ मीनिंग होता है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसी टेंशन होना जिसमें कोई मिक्स टाइप फियर हो, नहीं समझ आ रही कि क्यों, क्या मसला क्या है, क्या होना क्या है, क्यों नहीं होना, कोई रीजन क्लैरिटी के साथ नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, टेंशन, खौफ, ये सब कुछ होता है। इसको ओवर कंसर्न होती है, मिक्स टाइप होती है। इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइटी ड्रेड विद फीलिंग ऑफ।
ये रुब्रिक आपको क्लियर होगी इसकी? यस सर। डू यू एग्री विद यस दिस? सर। देखिए मैं जी सर। देखिए इसको कहते हैं हम किसी चीज पे एम्फसाइज नहीं करना। मैं उसकी क्लैरिटी के साथ, अगर आप पूरा केस को अगर आपने सुना हो तो उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ कि एंजाइटी ड्रेड विद फीलिंग ऐसी है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये तीन बातें, मेडिसिन तो आपकी निकल आई किलकेरिया का, ठीक है, मेडिसिन आपकी किलकेरिया का आप निकल आ गई। अब थोड़ा सा हम इसको अगर हम जाते हैं, ये जो पर्सन है अब थोड़ी सी जो बात की बातें करता है, वैसे एक आध दो बातें बता देता हूँ मैं, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना बता दें। ये जो शख्स है, ये जो कि जो टिपिकली वो कहता है यार मैं तो जा रहा है कि मेरी सोच है, बच्चों की ड्रेस हो गई क्या करने में, मॉडर्न दौर के साथ नहीं है। जो हमारे एक होता है ना, आपका जो ड्रेस मेरी जहन में चीजें सेट है तो उसके मुताबिक होती है, जो उसका होता है वो होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, ये जो ऐसा पर्सन जो होता है वो जो चीजें इस किस्म की सोच रहा होता है, इस किस्म की फीलिंग है, जो उसकी फिक्स फीलिंग होती है, जो आपकी एक आरडी अप्रोच होती है, आरडी कि ये आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या पहन रहे हैं, कैसे पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये असल में एक तो अपने बारे में कंफ्यूजन का शिकार है, दूसरे नंबर पे व्हाट द पीपल आर सेइंग, यानी अब लोग क्या देखें यार कैसा लगता है क्या नहीं होता। तो ये जो उसके बारे में जो है ना, ये जो होती है, इसको कहते हैं कि ये जो इतनी टिपिकल सोच होती है, वो टिपिकल जिसको आप कहते हैं जो अप्रोच होती है, उस अप्रोच को कहते हैं प्रिजुडाइज टू ट्रेडिशंस। प्रिजुडाइज टू ट्रेडिशंस, ठीक है। ये देखें आप, आपको जरा क्लैरिटी के साथ ये प्रिजुडाइज टू ट्रेडिशंस, यानी जो उसके आपकी एक सेटअप बना है, मैं आजकल के फॉलो पे रोल पे नहीं आ रहा। उसके बाद इसके अंदर ना ये तो आ गई, अब बहुत सारी जगह पे ये बंदा मेंशन करता है, वो क्या क्या मेंशन करता है देखिए, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता है। पहले तो ये सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर व्हाट द पीपल, नंबर एक, सोशल पोजीशन कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है, सोशल पोजीशन कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है। उसके बाद आता है जी कि अपना, और इसके अंदर होता है एंजाइटी, इसके आ जाती है कि ये, अब ये देखिए तीन बातें अगर आप देखें, डिल्यूजन, कंफ्यूजन, अदर वेल ऑब्जर्वर, ये तीनों बातें इसके अंदर आ जाती है। ये किसकी है, कलकेरिया का आपका खास है, हम अक्सर नेटवर्क में सोचते हैं ये बातें। फिर उसके बाद ये जो जितनी बातें कर रहा है ना, ये जितनी बातें कर रहा है, ये सारी बेसिकली कंफ्यूजन है। एक रुब्रिक है, सिंगल रुब्रिक है, ये मेटाफॉर ली मैंने। रुब्रिक क्या है, कंफ्यूजन स्क्रैचिंग ईयर बिहाइंड दी, कभी कहता है ये कभी वो, यानी कि आप कंफ्यूजन, यार ये मस्त है वो मस्त है ऐसे मस्त है ऐसे मस्त है, यानी कि दिस पर्सन इज बीइंग कंफ्यूज्ड। ईयर बिहाइंड दी मीन्स होता है कि आप कभी ये निकालते हैं कभी वो निकालते हैं, तो ये एक उसका कॉन्सेप्ट है। ये तो हो गया इसका केस हल किलकेरिया का। अब हम आते हैं जी किलकेरिया का आपकी तरफ, ये तो केस ट्रिपल पी पे मैंने आपको हल किया है, वैसे मुश्किल होता है ट्रिपल पी पे हल करना। अब हम आते हैं इसके थीम की तरफ आते हैं, तो ये थीम इसका क्या कहता है केस का, इसको थोड़ा सा आपको समझेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। इसके अंदर ना मैंने दो राइटर्स को भी मैंने दिए, एक मैंने डॉक्टर बेले को लिए, एक जॉन स्कॉल्टन को लिए। पहले मैं थोड़ा सा जॉन स्कॉल्टन ने, सारी बेले का मैं पढ़ता हूँ, वो कहता है पैराकुलिज्म, पैराकुलिज्म इज अ स्टेट, दो चीजें इसकी, पैटिनेस, पैराकुलिज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर द वन फोकस, ये पैराकुलिज्म का मतलब होता है कि यानी आप फोकस ऑन स्मॉल सेक्शन ऑफ इशू रादर देन कंसीडरिंग द वाइडर कंटेक्स्ट, यानी नैरो माइंडेड जिसको नहीं कहते, नैरो माइंड, यानी कि आप बड़े चीजों छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया, उसने खाना क्या बनाया, आज शाम को क्या खाना बनाया, ये क्या करना है, वहां जाना है, यानी अगर बड़ी चीज होगी लेकिन उसकी छोटी छोटी, फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिकेट टीम की बात करते हैं, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो बैठे कैसे है, वो बात कैसे कर रहे हैं, वो देखो बाल उसने कैसे रखे हुए हैं। अगर घर की बातें करनी है तो घर में, आज घर में क्या बनाना है क्या नहीं करना, घर में कौन आया, अच्छा इसकी चीज ऐसी हो जाए वो हो जाए, ये नहीं स्मॉल चीजें, नैरो माइंडेड लिमिट, नैरो किस्म, इसका जो फोकस है ना स्मॉल सेक्शन पे होता है, लार्जर में नहीं होता, ये इसका वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द क्रिकेट का। दूसरे में पेटीनेस होता है, पेटीनेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेल माल माइंडेड, यानी कि इसका जो डिस्क्राइब पेटी, यू कैन यू मीन दैट केयर टू मच अबाउट स्मॉल अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, परहैप्स दे आर अनसिंसियरली अनकाइंड, यानी कि ये भी
स्मॉल मैटर्स की तरफ, अनइम्पॉर्टेंट चीजों की तरफ ये इसका जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ये जो करता है अपना ना, इसको हम कहते हैं स्मॉल, छोटे छोटे इश्यूज की तरफ करना, पैटीनेस। तो अब इसको पैटीनेस को मजीद में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पैटीनेस को हम कैसे करेंगे। पैटीनेस बेसिकली होता है कि अनड्यू कंसर्न इन ट्राइबल छोटे छोटे मैटर्स। ये भी स्मॉल माइंडेड पर्सन होता है, स्मॉल माइंडेड होता है, छोटे छोटे मैटर्स, ट्राइबल मैटर्स, अनइम्पॉर्टेंट, अनड्यू कंसर्न, उनको ये फोकस कर होता है। ये पैटर्न, ये इसका कौन कह रहा है? ये डॉक्टर बेले जो है, ये उसने ये मेंशन किया है कि ये इस किस्म के लोग होते हैं, ये स्मॉल मैटर्स को, अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स को उस पर कंसर्न करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये स्मॉल मैटर्स आ गए। ये अगर इस कहते हैं जी क्राइटेरिया का आप पर्कुलिज्म और पैटिनिस। अब इसको थोड़ा मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। पर्कुलिज्म रिवॉल्व अराउंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स एंड डिजायर ऑफ हरसेल्फ एंड हर फैमिली। देखें, वो कहते हैं मेरी जो जितनी भी सोचे ना, मेरी बस ये अपनी सेहत, घर, इसी फैमिली, इसी इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। ये बात कर रहे हैं। पर्कुलिज्म में पैटिनिस, ये उस बंदे ने बात मेंशन की। क्राइटेरिया का इंटरेस्ट यूजुअली रिवॉल्व अराउंड द सेटिस्फेक्शन of the needs and desire of ourselves and our family. This can give rise to certain Kalnish mentality, which could be roughly expressed as yes or okay. If you are one of us, since career focus is on the family and the practical everyday concern like what to cook for lunch, she is liable to miss the broader picture. Kant was courteously blunt about the lecture notes. Career leads to little idea. It compels the mind littleness to little idea or to dwell on little things. This is true in many cases. Kilcaria is likely to be interested in छोटी छोटी grudges. तुमने मुझे उस दिन ये कहा था, ये भी होती है इसके अंदर। कौन कौन सी? तुमने मुझे चूहा कहा था, तुमने मुझे मोटू कहा था। ये कौन करता है? ये ग्रजेस, स्मॉल ग्रजेस। तुमने मुझे कहा तो तुमने एनक टेढ़ी पहनी हुई है, तुमने ऐसी बात की, तुमने कहा तो वो है, तुम्हारा ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें, सारी चीजें, ये क्लिकेरिया का आपकी नेचर होती है। अच्छा, develop little things. Criteria is likely to more interested in what is going to have with dinner or in whatever the local football team is winning, with a more collective concern will like international politics. ये उसके बारे में, ये क्लिकेरिया का आपका ये होता है। ये कौन कहता है? बेले कहता है। अब मैं उसकी तरफ, थीम की तरफ आता हूँ। अच्छा, क्लिकेरिया का आपका जो थीम है वो क्या है? क्लिकेरिया का आपका जो थीम होता है वो कहता है कोर थीम इसका है। कोर थीम होता है कि इसका कहता है फोकस फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ एंड असाइनिंग वैल्यू इन देयर टू देयर एक्सपीरियंस। इसका काम होता है जो आपकी वैल्यूज होती है ना, कोई आप काम करते हैं उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, असाइन होना चाहिए, जो उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। द पीपल विद द मीनिंग ऑफ देयर एक्सपीरियंस स्ट्राइव टू अलाइन देयर लाइफ विद द मीनिंगफुल वैल्यू। यानी आप कोई भी काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं जी कि आप अगर कहते हैं यार मैं डॉक्टर बनता हूँ, तो डॉक्टर की वैल्यू क्या है यार? उसकी मास्टरी में कदर होती है। ठीक है, ये अगर आपने देखा होगा पहले, ये जो टिपिकल जो जिम्मेदार टाइप लोग होते थे या लोग इलाके के नंबरदार लोग होते थे, वो बेटे को कहते थे कि वो कभी यार तुमने ये वो काम करना है, ये प्लीज ऑफ करें अपनी मैं वो हो गया बस। रखा है तो बंद नहीं है। नहीं, जी प्लीज। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, जो पहले आजकल भी होते हैं, कई जो विलेजेस में तो है ही है, वहां पर कोई नंबरदार, जमींदार या कोई जो वो बड़ा, जो वहां पर चौधरी टाइप कोई बंदा होता है, वो अपने बच्चों को कभी छोटे मोटे काम नहीं, ऐसा काम कराएगा जिसकी वैल्यू हो। यानी कोई उनसे छोटे मोटे काम नहीं करवाएगा। अगर कोई पढ़ना भी चाहते हैं तो कहते हैं ये काम जो करेगा ये वैल्यू वाला काम होना चाहिए। ये चौधरी लोग तो ये काम करते ही नहीं है, ये तो चौधरी वाला काम होना चाहिए ना। यानी ऐसा काम जिसकी वर्थ हो, जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस हो, वैल्यू, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। नहीं, आपका मीनिंगफुल हो और वो वैल्यू वाला हो। ये खास टिपिकल नेचर है किसकी? थीम है क्लिकेरिया का आपका। यानी आप ऐसा काम करेंगे, इवन में जरूरी नहीं, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा नाई है, जाम है, यानी वो जो बाल कटिंग करता है, उसका तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। वो क्या कहेगा कि अपने बच्चों को कहेगा कि तुमने अगर नाई के बनाना, इसमें ही स्पेशलिटी करो, ये तुम्हारी नस्ल दर नस्ल चला, ये हमारी वैल्यूज है, हमारी पहचान है, हमारी कदर है।
इसी तरह एक चौधरी है, तो वो कहेगा कि अपने बच्चों का तुम कोई बड़ा बनो, ऐसा बनो जिसकी वैल्यू हो। ये किसका कॉन्सेप्ट है? किलकेरिया का आपका। यानी आपकी माशरे में जिसकी इंपॉर्टेंस हो, तो वरना लोग क्या कहेंगे। अच्छा, ये उसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये जॉन स्कल्टन का थीम है। अब हम इसको मजीद में क्लैरिटी बताता हूँ मैं। ये कोर थीम है। अब इसके अंदर क्या क्या चार चीजें इसके अंदर आती है। नंबर वन, सेल्फ वर्थ। Their self-worth is closely tied to their life, meaning and purpose. Often the sense of self-worth is so ingrained, the patient may struggle to verbalize it, simply saying, I just do it, मैं यही करूँगा। यानी इसकी अपनी सेल्फ वर्थ क्या होनी चाहिए, यानी मीनिंग ऑफ पर्पस। लाइफ का मतलब क्या है, पर्पस क्या है इसका, यानी मैं जो काम करता हूँ उसका ये मतलब है, यानी उसकी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। नंबर वन, ये पहला उसका। अगर किसी मरीज में आप नंबर वन देखें, गिविंग मीनिंग ऑफ स्टेटिंग वैल्यू, जिसका क्या आता है स्टेटिंग वैल्यू, यानी कि आप लाइफ में वैल्यू इनटू देयर एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस को वैल्यू देना, नंबर वन। नंबर टू, स्टेटिंग वर्थ, सॉरी सेल्फ वर्थ। ये दूसरा अगर किसी पर्सन में मिलता है आपको। सेल्फ वर्थ क्या होती है? सेल्फ, जिस तरह ये बंदा कहता है ना, मैंने मैथमेटिक्स से हूँ, मैंने मैथमेटिक्स होती है, फिर बच्चों की ट्रेडिशन करता है, तो उसकी वर्थ नहीं, सेल्फ वर्थ। दूसरे नंबर पे वर्थ। तीसरे नंबर पे डिग्निटी। कार्बनिकम कैरी अ सेंस ऑफ dignity that can appear artistic or refined। यानी ये पर्सन क्या ये कहता है, रिफाइंड होना चाहिए। यानी ये कहता है कि किलकेरिया का आप ये टिपिकल थीम है, यार बंदा जो है ना, अगर झूठा है तो झूठा नजर आए, अगर फ्रॉडी है तो फ्रॉडी नजर आए, अगर वो है तो वो नजर आए। रिफाइंड होना चाहिए उस अपने शोबे में, क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी ये उसकी उसकी शान है। ये कौन कहता है? ये कहता है अपना डिग्निटी। हर शोबे की अपनी अपनी डिग्निटी है। चौथे नंबर पे शाइनेस। शाइनेस को टिमिडिटी के साथ भी टैली करते हैं, यानी लिंक टू सेल्फ वर्थ। Shyness and timidity are rises from the fragile sense of self-worth that is easily undermined. Represent strongly timidity to break. Carbonating is a tendency to withdraw them, their confidence to second. अब देखें ना, बहुत सारी जगह पे कंप्रोमाइज करता है। इसकी शायनेस, बच्चों में शायनेस इसकी दो किस्म की होती है, बच्चे भी होते हैं। अगर बड़ों में आप देखें तो टिमिडिटी का वर्ड यूज होता है। यानी देखिए बहुत सारी जगह पे ना ये कंप्रोमाइज कर रहा है, ओ यार मेरे कम खैर है, मिट्टी बहुत दफा मारो, फिर आखिर में ऐसा करता है ड्यू टू टिमिडिटी। तो ये शाइनेस बच्चों में होती है। ये चौथा, अगर बड़ों में देखें टिमिडिटी का वर्ड यूज करेंगे, बच्चों में शाइनेस। चौथी चीज। पांचवी चीज इसमें क्या होता है? हार्ड वर्क एंड प्रोफेशन। इसका कहता है वर्क एथिक। डिफरेंट इंटेलिजेंट वर्कर्स often using their work to define their purpose and gain social standing। हाँ, याद रखना कुछ। अब हार्ड वर्क करना है इसका, हम क्रिकेरिया का आप कहते हैं हार्ड वर्क। इसका हार्ड वर्क होता है मेरी वर्थ हो, मेरा नाम हो, मेरी मेरी वैल्यू हो, मुझे लोग अच्छा समझे, बुरा ना कहें। ये इस वजह से हार्ड वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दें, आपसे अगर पूछते जी कि आप बहुत मेहनती हैं तो क्यों करते हैं, वो कहता है जी मेहनत मैं करता हूँ कि मेरी लोगों को पता चले कि मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं वर्थ हो उसकी, इस वजह से हार्ड वर्कर है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू वर्क डिफाइन देयर पर्पस एंड गेन सोशल स्टैंडिंग। यानी अपना हार्ड वर्क सोशल स्टैंडिंग की वजह से होता है इसका। द वर्क द अनसेल्फिश एंड ड्राइवन बाय मटेरियलिज्म। एंड इसका क्या होता है? मेटेरियलिस्टिक होता है इसका। सेल्फ एम्बिशन, सेल्फिश एम्बिशन होता है इसका। ठीक है, इसका एम्बिशन सेल्फिश होता है, मेटेरियलिस्टिक होता है, यानी कि चीजों के बारे में। द वर्क प्रोवाइड देम विद देम द सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। ये पांच। छठी चीज इसके अंदर है, ये फादर फिगर भी होता है। ये क्रिकेरिया का जो होता है फैमिली मैन होता है। क्या होता है? फैमिली मैन होता है। यानी जिस तरह आप फैमिली मैन से मुराद होता है कि आपका जो बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों का बीवी बाल, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका टेक केयर, सारा ये सारा कौन करता है? फादर फिगर होता है। इसका फादर फिगर होता है ये, चाहे कोई भी पर्सन है उसकी। ये अगर छह चीजें अगर आपको इसी मिल जाती है, अगर ये वाला केस देखें तो इसमें 6 चीजें मिल रही हैं, तो यहाँ भी आपकी ये जॉन स्कॉल्टन का थीम जो था वो भी कर रहा है, और बेलन ने भी जो क्लियर किया उसमें किया। अब इसकी थोड़ी समरी की मैं तरफ आता हूँ। समरी कहती है कार्बोनेटर रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ मीनिंग, सेल्फ वर्थ, डिग्निटी, वर्क ethics with challenges of often tied relationship with father figure and authority. They find their purpose through their values and action, using their work and principle as a way to ground themselves. Shyness and dignity coexist beneficially in their internal struggle. कैरियर का आपको अगर ग्रुप एनालिसिस पूरा करते हैं तो वो खैर मैंने आपको सारा बता दिया। तो ये इसका बेसिकली क्या होता है?
किलकेरिया का आपको अगर देखें, मैंने आपको दोनों तरीकों से, बल्कि 3 तरीकों से केस को, एक ट्रिपल पी पे भी मैंने हल किया है, इसके अलावा उसको मैंने जो जॉन स्कॉल्टन का थीम है उसके पे भी हल कर दिया। तीसरे नंबर पे डॉक्टर बेले, उसके मुताबिक उसने जो लिखा है। अब इसकी कुछ रूब्रिक मैंने वैसे फॉर द सेक ऑफ जर्नली, वैसे तो केस आपका 2 3 4 रूब्रिक में हल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि उसको थोड़ा सा मैं उसको जो रूब्रिक, कुछ रूब्रिक ऐसी थी कि मैंने कहा उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए जरा, ताकि कुछ रूब्रिक इसके बाद जो जो जनरलाइज उसने पेशेंट ने बातें की हैं तो वो भी आपके पास आ जानी चाहिए, ताकि अगर केस को आप देखना पड़ता तो ये देख लें। अब देखिए, मैंने ये रूब्रिक जो आपके सामने, एलिमेंट ऑफ फ्राइड सी दिया, 6 मेडिसिन है, पैनिक अटैक, एंजाइटी, यहाँ केस 3 रूब्रिक में हल हो गए। प्रेजुडिस ट्रेडिशन, सोशल कंसर्न अबाउट रिलीजन, कंफ्यूजन और सेंस ओपिनियन। अब उसके बाद ये रूब्रिक में निकाली है कि सारी ये क्या है, एंजाइटी, थिंकिंग अबाउट इट, ये एक रूब्रिक लगा दी मैंने। इसके अलावा डिल्यूजन सिक बीइंग, यानी थॉट्स फ्राइटफुल थे, डिल्यूजन सिक बीइंग। अच्छा, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, ठीक है। उसके बाद कंपनी डिजायर फॉर, यानी मिलना चाहता है। फिर एपोप्लेक्सी, ये नहीं कहता कि मेरा सिर में वो हो रहा है, कि ऐसा ना हो कि सिर में वो गर्दश स्टैग्नेशन हो रही है सारी, यानी ऐसा ना हो कि मेरा जाम हो जाए। ये कहता है कि अपना एंजाइटी, एपोप्लेक्सी। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडीइंग रीडिंग वाइल डिफिकल्टी, यानी वो जब गाड़ी चलाता है फोकस नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं कर रहा। एंगर, उसको एंगर टेम्पर टेंट्रम है। उसके बाद कॉन्शियस एंजाइटी, हेल्थ अबाउट है, एंजाइटी कॉन्शियस एंजाइटी है। फिर उसके बाद एंजाइटी फीचर अबाउट है, फियर हैपन समथिंग। फिर उसके बाद एक बड़ी क्लास की एक रूब्रिक इसके अंदर, बड़ी बहुत ही प्यारी सी रूब्रिक मैंने आपको बताई है, बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लिक का आप इस पे चले जाए ना, अपना क्या कहते हैं, कंप्लीट रेपटी भी, यहाँ पर आप देखेंगे इतनी मजे की एक रूब्रिक है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार क्या क्लास की रूब्रिक है। इसके अंदर होती है, यहाँ पर रूब्रिक है लिखे से, इसके अंदर रूब्रिक है, एंजाइटी हेल्थ बट केयरफुल अबाउट हेल्थ देयर फॉर वेरी। ये रूब्रिक नजर आई आपको प्लीज? एंजाइटी हेल्थ अबाउट, ये कितनी क्लास की रूब्रिक है। इसमें क्लेडियम और क्लिकेरिया का 2 मेडिसिन आती है, और ये कितनी खूबसूरत रूब्रिक है। सिंगल आप अगर आप उठाते जाते हैं तो यहाँ पर बड़ी आराम से आप इस रूब्रिक को भी आप बहुत ही इतनी खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं। तो अब इसके अलावा, फिर इसके अलावा एक और रूब्रिक इसके अंदर आती है, वो रूब्रिक है एंगर के साथ है। अब देखिए, मैं आपको एंगर के साथ लेके आता हूँ। इसके अंदर है जी एंगर टेम्पर, सॉरी ये आती है एंगर शिरकिंग, शाउटिंग, एंगर, वेक्सेशन, एग्रीवेशन। इन्हें अगर उसको कोई बुरा कह देता है, आगे से बहस करता है, कुछ कह देता है, उसको फिर शाउटिंग करता है। ये भी देखें। तो ये मैंने उसके बाद होता है अपना ये आपको मैंने और क्लैरिटी के साथ कर दी, ताकि आपको, अगर आप ट्रिपल पी पे पूरे का पूरा केस हल करना चाहते हैं तो आपका केस यहाँ भी हल हो जाता है। तो ये था आज का वो केस, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आई एम सॉरी कि चूंकि केस प्रेजेंट इस तरह करना था, ताकि मैंने कहा आपको पूरी की पूरा उसका क्लैरिटी हो जाए। तो अब आपको कोई एनीवन कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई समझ लें जी कि आप इसका कोई ऐसी चीज है तो आप, यूर वेलकम प्लीज। मैं सर आपको, कंफ्यूजन वाली रूब्रिक एक्सप्लेन कर दीजिए जो है। हाँ कंफ्यूजन वाली रूब्रिक, सॉरी, हाँ ये इसकी जी। मेन रूब्रिक है। बहुत सर, थैंक यू सर, आपने ये बात बड़ी मजे की बताई, मैंने रूब्रिक वो डाली। हाँ, ये रूब्रिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, जो मैंने सारी मिस कर दी। अब थैंक यू सर। ये इसके अंदर रूब्रिक है कंफ्यूजन, ये किधर चली गई कंफ्यूजन? हाँ, मैं आपको ले आता तो चली गई है। कंफ्यूजन स्क्रैचिंग ईयर बिहाइंड दी, ये रूब्रिक है कंफ्यूजन स्क्रैचिंग ईयर बिहाइंड दी। अब बेसिकली ये पर्सन कहता है मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये मसला क्या है, उसने क्या कहा, डॉक्टर क्या कहता है, इश्यू क्या है, असल में क्या, इसका जो कोर है ना, कोर, वो सारा कंफ्यूजन पे बेस्ड है। अगर आप यहां पर जाए तो मैंने उसको थोड़ा सा आगे जाके मैंने ये चीज थोड़ी सी आपको फिर दोबारा बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका इसके अंदर है। ये मैंने इसका जो ग्रुप एनालिसिस कहता है ये लिखता है। ये ग्रुप एनालिसिस का देखिएगा प्लीज। द सेंट्रल थीम इज एक्सप्रेस्ड इन द डिलीजन दैट अदर वेल सी द कंफ्यूजन। यानी ये इसका कहता है कलकेरिया का। अब ये कौन है? जॉन स्कॉल्टन कहता है कि लोग ये देखेंगे कि तुम कंफ्यूज हो। दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिलीजन इज दैट अदर वेल नोटिस समथिंग अबाउट हिम।
that side is a clear trait of criteria. यानी पीपल देखेंगे कि वो कहता है कि ये इसका महसूस करता है कि अदर विल सी देयर कंफ्यूजन। अच्छा, आप कहता है द सेकंड पार्ट इज कंफ्यूजन सेल्फ, अपने आप से कंफ्यूजन भी है और लोग क्या देखेंगे। This word is not entirely correct. The group analysis show that Carbonicum element has to do with the giving meaning and value. We could define the central delusion more precisely at the delusion that other will see that he does not know what is the meaning meaningful, what he is worth. This will be more accurate description and just then confusion. एक confusion का, लेकिन उससे ज्यादा कौन सी है, values वाली भी, लेकिन confusion वाला भी है। The confusion appears to be in a determination of meaning and value. उसकी confusion है. The fear of confusion and of going mad is therefore consequence of the fear of not being considered a complete and worthy person. The second side of criteria will start to protect themselves, they remain unsure themselves, but they don't show it. There's something to be very stable and firm. ये उसका second part है इसका। एक part यानी कि फिर कहता है जी कि they will start to work very hard to show the other that they will have something positive and contribute to society. एक उसका ये part है, एक में part है। तो ये उसका confusion वाला और उसका second number self worth का। ये कौन कहता है? जॉन स्कॉल्टन कहते हैं। अब अगर आपको केस ना कई दफा आपको ट्रिपल पी पे हल नहीं होता, जॉन स्कॉल्टन का थीम लगाएं इन्हीं बड़े केसेस में, तो आपका केस बड़े आराम से हल हो जाता है। ये इसका था क्रक्स था। तो मैंने आपको जो बताई ना कंफ्यूजन ईयर बिहाइंड, यानी वो ईयर बिहाइंड एक मेटाफोर है। यानी आप इस तरह करने का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा कंफ्यूज है कि पता नहीं कहना क्या चाहता है, मतलब उसके अंदर समझ नहीं आ रही कि उसने बात को पिक नहीं किया, सबने खुद, आप खुद भी कंफ्यूज है, दूसरे कंफ्यूज, ये भी उसके लिए। फिर मैं कोई ऐसा कह दूंगा कि पता नहीं लोग मेरी वैल्यू देंगे कि नहीं, मेरी बात को, मेरी सिग्निफिकेंट होगी नहीं, ऐसा ना मैं ऐसे ही बोल दूं मैं। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन का शिकार होता है यहाँ पर। तो मेरी उसका लिंक जो है ना वर्थ के साथ है, वैल्यू के साथ। मैं ऐसे अल्फाज बोलूं जिसमें मेरी वैल्यू हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर हुआ सर कंफ्यूजन वाली रूब्रिक। थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस रहा। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी कोई और कोई बात करना चाहते हो प्लीज अपनी, ताकि मैं कहता हूँ कि क्लैरिटी हो, ताकि आपको कहीं आपको भी कंफ्यूजन का शिकार हो। जी प्लीज। थैंक यू, वेरी नाइस सर। आज का केस बहुत जबरदस्त रहा सर। और उस केस की आज की ब्यूटी ये है कि आज आपने ट्रिपल पी पे, जॉन स्कॉल्टन पे और डॉक्टर बेले, तीनों प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए उसको किया, और साथ कल की रिकार की जो है थीम भी साथ बयान किया। वेरी नाइस है, थैंक यू सर, वेरी नाइस। थैंक यू जी। एनी इनपुट आप कुछ देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कहीं आपको क्लैरिटी नहीं आई किसी बात पे, आप समझते हैं जी कि ये बात सही नहीं है, ऐसी लगती, देखिए मैं आई कैन ऑफर माई सेल्फ। मैं ये चाहता हूँ कि कंफ्यूजन कहीं नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, कहीं सही नहीं बयान किया, और ये मरीज ठीक हो गया कल के लिए काम से, इसके सारे मसले जो भी था वो इशू हल हो गया। वो शानदार रहा सर आज आपका वीसी। थैंक यू सो मच। जी मुलानी साहब सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी, थैंक यू सर। चलो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू प्लीज, थैंक यू Excellent learning, थैंक sir. यू सर। जी, थैंक यू जी, थैंक यू।